हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट के बारे में। इसके पहले की अगर सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में बात करी जाए, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो वहां पे जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी सब में कंपैरिजन हो रही थी। काउंटिंग सॉर्ट में क्या है, कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, यानी कि जो भी नंबर्स का अरेंजमेंट होने वाला है वो बिना कंपैरिजन के होगा। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है काउंटिंग सॉर्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। और इसके पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई कहाँ करेंगे, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं तो हो सकता है नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो। पर अभी के लिए इतना समझिए कि नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि लीनियर टाइम में आपके सीक्वेंस को सॉर्ट करेगा। अब ये एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर हमारी सॉर्टिंग लीनियर टाइम में होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस कंज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉर्टिंग लीनियर टाइम में पॉसिबल नहीं है। इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के कौन से एडवांटेज है, कौन से डिसएडवांटेज है, आगे चल के हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो गूगल सीट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस सीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करी हुई है या आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेंगे ताकि चीजें हम आसानी से सीख पाए। जो चीजें पहले सीखनी है वो पहले सीखेंगे, जो चीजें बाद में सीखनी है वो बाद में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग सॉर्ट से। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ओपन कर लेनी है, तो पहले हमें तो टेक्निक समझनी होगी कि टेक्निक कौन सी फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो काउंटिंग सॉर्ट, जैसा कि नेम से लग रहा है, काउंट करेंगे हमारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को। ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी काउंट करना है तो स्टोरेज भी चाहिए। अब स्टोरेज के लिए हमारे पास कई डेटा स्ट्रक्चर है, एक तो खुद एरे ही है, ठीक है। एक एरे को सॉर्ट करने के लिए अनदर एरे यूज करेंगे। बट जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है तो 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार ही आया है। 3 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है तो 3 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है। ऐसे ही 5 हमारा 1 टाइम्स, 0 हमारा 2 टाइम्स। तो हमें कितना स्पेस लेना है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे इसके लिए हमें निकालना होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, कि सीक्वेंस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो सीक्वेंस में मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें, इसको हम कंसीडर करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे 5 है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि जो नंबर्स होने चाहिए वो 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे इस तरीके की सॉर्टिंग में। अगर आपको कोई भी ऐसी सीक्वेंस सॉर्ट करनी है जहां पे नेगेटिव नंबर है तो काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब जो नंबर्स होंगे वो 0 से इस लार्जेस्ट के बीच में ही होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमें स्टोरेज के लिए सीक्वेंस लेना होगा वो कहां से कहां तक लेना होगा, 0 से लेके लार्जेस्ट तक। अब जो भी हमारा लार्जेस्ट था उससे एक बड़ी हमने साइज इनिशियलाइज करी हुई है, एक एरे इनिशियलाइज किया हुआ है। इसको नाम दे देते हैं काउंट, ठीक है। या फिर एरे है तो बोल देंगे काउंट एरे। तो कुछ भी नाम आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि लार्जेस्ट निकालो। सेकंड स्टेप है लार्जेस्ट प्लस 1 की मेमोरी इनिशियलाइज करो। थर्ड क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। अब देखिए मैं स्टेप बताता जा रहा हूं कि काउंटिंग सॉर्ट कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये सॉर्टिंग टेक्निक आपके लिए नहीं हो सकती है तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर हम सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। तो अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद ये एरे कैसा दिखेगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करनी है वो तो आपको पता ही है, हर एक एलिमेंट पे आपको इटरेट करना है, एक लूप का इस्तेमाल करना है, और जो भी एलिमेंट यहाँ पे है उसको इसकी इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा देनी है। याद रहे, जब भी आप इनिशियलाइज करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब हम काउंट करेंगे 2 यहाँ पे एरे में कितनी बार आया है, तो ये 2 टाइम्स आया है। तो इसके इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो 2 कर देंगे, ठीक है। 0 कितनी बार आया है, ये भी 2 टाइम्स आया है। 1 कितनी बार आया है, 0 आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। 4 0 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। तो इस तरीके से हम एक काउंट एरे बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी स्टोर करा के रख लेंगे। अब यहां तक तो जैसे नाम से लग रहा है काउंटिंग सॉर्ट, काउंट तो कर लिया। अब सॉर्टिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी चीज को मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखो, इसको क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स सम निकालेंगे, यानी कि जो अगले वाले में होगा वो करंट सम प्लस पिछले का सम होगा। तो इस तरीके से अगर हम एरे बनाते हैं, एरे हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। पहले तो 2 होगा, अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, जो पिछला वाला है वो प्लस करंट, करंट पे क्या है 0, 2 प्लस 0 2 आएगा। यहाँ पे निकालेंगे, पिछला वाला 2 है, करंट 2 है, ऐड करेंगे 4 आएगा। ये हमारा प्रीफिक्स सम एक कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम इस पे पूरा डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं कि प्रीफिक्स सम क्या होता है और कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करनी होती है अगर वो प्रीफिक्स सम से सॉल्व हो सकती है। तो
तो अभी हमको बहुत ढेर सारे पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, तो ऐसे जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे प्रीफिक्स सम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। करंट निकालना तो आपको पिछला वाला करंट में ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, अगला वाला क्या होगा 7 होगा, 4 + 3 7, 7 + 0 7, 7 + 1 8। ये स्टेप करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक एक स्टेप मूव करना है सबको। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है अभी, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। अगर हम मूव करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे जाएगा, ये वाला 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे इनिशियल में खाली रहेगा तो यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। तो ये स्टेप हैं जो आपको काउंटिंग चार्ट में परफॉर्म करने हैं। अब यहाँ पे आगे समझने से पहले इसको अगर हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है, नम्स को अगर हम सॉर्ट करते हैं तो ये हमारा कैसा दिखेगा। अब अगर यहाँ पे कुछ नोटिस किया जाए तो आप देखोगे 0 जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 0 इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। 3 हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये 4th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू 3 है, ये इंडेक्स 4 है। एंड 5 जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये हमारा 7th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 7 है। तो जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है यहाँ पे वो ये बताता है कि ये वाला नंबर किस इंडेक्स से स्टार्ट होगा। 5 की बात करें तो 5 हमारा 7th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 0 हमारा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 2 हमारा सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अब हालांकि यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि 1 भी है 4 भी है, तो इसका भी स्टार्टिंग इंडेक्स आप देख रहे हो 2 है एंड 7 है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 1 और 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे सीक्वेंस में। अब हमारा 1 और 4 एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें नंबर्स को सॉर्ट करना है, वो नंबर्स जो इस एरे में गिवन है। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का एरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिजल्ट बोल लो या लेट से आउटपुट नाम का एरे बना लेते हैं। इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज सेम होगी जो हमारी इनिशियल नम्स की साइज होगी जिसको सॉर्ट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप साइज की बात करें तो 8 साइज है, यहाँ पे हम 8 बॉक्सेस बना लेते हैं। अब देखिए ये सिंपल से स्टेप थे, ये हमने फॉलो किए, ठीक है, ये 3 स्टेप हमने फॉलो किए। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअल सॉर्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें 2 को रखना है इस आउटपुट वाली एरे में, ठीक है, जो भी सॉर्टेड एरे आएगी इसमें अगर मुझे इस 2 को रखना है तो मुझे ये पता है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कौन बताएगा, ये वाला काउंट एरे, ठीक है, यही काउंट एरे है, इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं। अभी काउंट एरे में बताएगा कि वो नंबर कहाँ जाने वाला है। तो अगर हम इस बात करें 2 की, तो 2 कहाँ स्टोर होगा, ये हमारा बताएगा ये काउंट एरे। तो काउंट एरे में इंडेक्स बताएगा, तो ये बता रहा है कि सेकंड इंडेक्स पे जाएगा। तो सेकंड इंडेक्स हमारा आउटपुट का कहाँ है, ये, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स पे रखा जा चुका है तो हम क्या करेंगे, इस वाले इंडेक्स को बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी कि अगली बार अगर 2 आता है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। 5 की बात करें तो 5 का हमें पता है कि कहाँ पे रखना है, तो 5 7th इंडेक्स पे रखा आएगा। तो 5 हम यहाँ पे 7th इंडेक्स पे रखने वाले हैं, और जैसे ही हम इस 7th इंडेक्स पे रखेंगे इसका इंडेक्स बढ़ा के 8 कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे इंडेक्स, क्योंकि अगली बार अगर हमें 5 मिलेगा तो हम 8th इंडेक्स पे रखेंगे जब मिलेगा तब, ठीक है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा। 3 की बात करें तो 3 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहने वाला है, 4, तो 3 को हम यहाँ पे 4 पे रखेंगे और इसका इंडेक्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये हमारा 4 से क्या हो जाएगा 5, कि अगली बार 3 आता है तो ये 5th इंडेक्स पे जाएगा। 0 की बात करें तो 0 आएगा, 0 हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 है, तो 0 को यहाँ पे 0 इंडेक्स पे रखेंगे और इसका इंडेक्स बढ़ा देंगे 1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट एरे में रखते जा रहे हैं, अपनी जो काउंट एरे है उसमें मॉडिफिकेशंस करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आएंगे हम 2 पे आएंगे, फिर से 2 का इंडेक्स अब क्या हो गया है, ये हो गया है 3, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पे 2 को रखेंगे एंड यहाँ पे फिर से बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 4। नेक्स्ट टाइम 3 आएगा, 3 का इंडेक्स हमारा 5 है, तो 5 इंडेक्स पे हम 3 रखेंगे, इसको हम बढ़ा के 6 कर देंगे। 0 आ गया, 0 का इंडेक्स हमारा 1 हो चुका है, तो 1 पे 0 जाएगा एंड इसका इंडेक्स बढ़ा के 2 कर देंगे। एंड लास्ट में आएगा 3, तो 3 की बात करें तो अब इसका इंडेक्स क्या है 6, 6 वाले इंडेक्स पे 3 रखेंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो हमने सारे नंबर्स पे ट्रैवर्स किया और अपनी आउटपुट एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। यहाँ पे हमारा नंबर सॉर्ट हो गया है और हमने कोई भी कंपैरिजन नहीं करा है, जिसकी वजह से ये टेक्निक है नॉन कंपैरिजन। और हमने यहाँ पे स्पेस इस्तेमाल किया है, एक एक्स्ट्रा आउटपुट एरे इस्तेमाल करी हुई है, ठीक है, ये कुछ मेमोरी लेगा और ये काउंटिंग एरे लिया हुआ है, ये कुछ मेमोरी लेने वाला है।
तो मेमोरी का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ने वाली है बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होने वाली है। अगर हम बात करें अभी तक सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी है उनका वर्स्ट केस जो है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर आया है। हालांकि ऑप्टिमाइज्ड एन लॉग एन होता है, आगे चल के हम बात करेंगे क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, वो सबसे ऑप्टिमाइज्ड होता है। बट यहाँ पे ये काउंटिंग शॉर्ट हमारा लीनियर टाइम में रहने वाला है। अब यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली है तो डायरेक्टली हम चलते हैं इसको कोड एडिटर पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। जो जो भी स्टेप्स हमने यहाँ पे लिए हैं उन सारे को हम क्या करेंगे अपने कोड एडिटर में एक एक करके अप्लाई करने वाले हैं। अब इसके लिए मैं कोई एल्गोरिथम नहीं लिखने वाला हूँ, आप समझ सकते हो कि एल्गोरिथम वही सिंपल होगा। हम डायरेक्टली कोड से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एल्गोरिथम लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस ले लिया है, वही सेम सीक्वेंस है यहाँ पे, और काउंटिंग शॉर्ट इस सीक्वेंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमें रिटर्न करना चाहिए एक सॉर्टेड नम्स, ठीक है। उसी को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। काउंटिंग शॉर्ट के लिए एक फंक्शन लिखना जरूरी था तो एक फंक्शन लिख लिया है जो कि एक नम्स नाम का सीक्वेंस एक्सेप्ट करता है। अब मुझे क्या करना है, सारा एल्गोरिथम इसी पे अप्लाई करना है। तो पहली चीज यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट अगर आप पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली एक मैक्स फंक्शन होता है जो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा पूरे सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हम वही फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे किस पे, नम्स पे, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब सेकंड स्टेप में हमें ये करना है कि काउंट एरे इनिशियलाइज करना है जिसका साइज होगा हमारा लार्जेस्ट प्लस 1। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट एरे नाम का और इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होगी, मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे लार्जेस्ट प्लस 1। अब अगर आप पाइथन से फेमिलियर नहीं है तो ये सारे सिंटैक्स आपको कम समझ में आ रहे होंगे। अगर आप पाइथन से फेमिलियर हो जाते हैं तो आपके लिए अच्छी चीज है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक लिस्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, सबकी 0 होगी और जो साइज होगा वो लार्जेस्ट प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे जो ये चीज आपको दिख रही है ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम कर रहा है। लार्जेस्ट निकाल लिया हमने, काउंट एरे भी इनिशियलाइज कर लिया। अब बारी है इस काउंट एरे में फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने की। तो फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के लिए क्या करना होगा, मुझे नम्स पे इटरेट करना होगा फॉर नम इन नम्स, ठीक है। फॉर लूप अप्लाई करने के लिए हम इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर नम इन नम्स। तो एक एक करके हमारा नम आएगा, पहली बार में नम 2 होगा, दूसरी बार में 5 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस काउंट एरे में इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है काउंट एरे के नम वाले इंडेक्स पे। यानी कि अगर पहले मैं 2 पे हूं तो मुझे 2 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है। तो मैं कहां पे स्टोर कराऊंगा 2 की फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले इंडेक्स पे स्टोर कराऊंगा। तो जो ऑलरेडी वहां पे है वो रहेगा काउंट एरे नम, उसमें क्या करेंगे हम एक ऐड कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाएंगे जैसे जैसे मिलता जाएगा। अब बारी है यहाँ पे प्रीफिक्स सम निकालने की। अब प्रीफिक्स सम निकालने के लिए पहला वाला तो वैसे ही रहेगा, सेकंड वाले पे आएंगे तो सेकंड वाले में ऐड क्या करेंगे, पिछला वाला प्लस करंट वाला अपडेट कर देंगे। यही चीज हम अपने कोड में भी अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पे इंडेक्स वाइज करते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला वाला हमारा वही रहने वाला है, और जाएंगे कहाँ तक, लेंथ ऑफ काउंट एरे तक, या फिर आप बोल सकते हो लार्जेस्ट प्लस 1 तक। अब लार्जेस्ट प्लस 1 लिखा हमने रेंज फंक्शन में तो एक छोड़ देगा, यानी कि ये चलेगा 1 से लेके लार्जेस्ट तक। 1 से लेके लार्जेस्ट तक हमारे केस में क्या होगा, 1 से लेके 5 तक। अब हम क्या करेंगे, उसको पिछले वाले से ऐड करके अपडेट करेंगे। काउंट एरे ऑफ आई जो भी करंट इंडेक्स पे है उस पे आप कर दो काउंट एरे ऑफ आई प्लस काउंट एरे ऑफ आई माइनस 1, मतलब करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्लस पिछला वाला जो है उसको ऐड कर दो। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये क्या करेगा, प्रीफिक्स सम निकाल के देगा। अब क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं। अब देखिए शिफ्टिंग करने का भी एक तरीका है, अगर आप तरीके से नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। अब देखिए शिफ्टिंग यहाँ से हो सकती है, 1 से स्टार्ट करूँ मैं, 2 को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, फिर इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे ले आऊँ, फिर इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे ले आऊँ, इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे ले आऊँ, इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे ले आऊँ। अब देखिए एक तो तरीका है फॉरवर्ड, आगे से चल के जाके अपडेट करते रहें। तो अगर हम आगे से अपडेट करते हैं तो दिक्कत क्या आएगी, देखना। अब ये 2 तो ऐसे ही रहने वाला है। अगर हम यहाँ से अपडेट करते हैं, ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे इससे अपडेट करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अब इस वाले इंडेक्स पे अगर हम इससे अपडेट करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, इस वाले इंडेक्स पे अपडेट करेंगे तो ये हमेशा 2 2 2 ही रहने वाला है, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो जो शिफ्टिंग है वो तो करनी है, बट कैसे करनी है, फॉरवर्ड मूव करके कर रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है, तो हम बैकवर्ड मूव करके करेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम अपडेट करेंगे इसके पिछले वाले से, तो यानी कि 8 हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इस 7 में हम क्या करेंगे, इस 7 से अपडेट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इससे अपडेट करेंगे तो 4 आ जाएगा, इससे अपडेट करेंगे 2 आ जाएगा, इससे अपडेट करेंगे 2 आ जाएगा। तो जो हमारी शिफ्टिंग है वो हम राइट से परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट से परफॉर्म नहीं करने वाले।
और ये सारा शिफ्टिंग हो जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे अलग से। तो होप कि क्लियर हो रहा होगा। यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट पता होता है कि हमें शिफ्टिंग करनी है, बट शिफ्टिंग करते वक्त गलती कर देते हैं। तो हम यहाँ पे शिफ्टिंग करने वाले हैं आखिरी वाली से, तो करेंगे फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा हमारा 5 यानी कि लार्जेस्ट होगा, एंड हम जाएंगे कहाँ तक, 0 से बड़ा तक एंड -1। अब ये रेंज फंक्शन है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी ऐसे सपोर्ट करता है। अगर आप फॉर लूप C++ जावा में लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप डायरेक्टली देते हो i इक्वल्स टू दिस वैल्यू, i इज लेस देन i माइनस माइनस। रेंज फंक्शन में क्या है, यहाँ पे हमें स्टेप साइज में -1 देना होता है। तो अगर स्टेप साइज -1 दे दोगे तो ये क्या करेगा, एक एक माइनस करेगा हर बारी। ठीक है, पहले लार्जेस्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, और अगली बार क्या होगा, लार्जेस्ट -1, फिर लार्जेस्ट -1, और ये हमारा कंडीशन है कि जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलेगा लूप। तो ये थोड़ा तरीका है रेंज फंक्शन, अगर आप पाइथन में देख लो तो बेहतर होगा। बाकी अगर अच्छी समझ है आपको तो बहुत बढ़िया है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस इंडेक्स पे, ठीक है, काउंट एरे ऑफ आई में क्या डालने वाले हैं, काउंट एरे ऑफ i -1, इसका जो पिछला वाला इंडेक्स का वैल्यू है वो डालने वाले हैं। तो क्या करेगा, लूप स्टार्ट होएगा, चलेगा, 0 पे आके खत्म हो जाएगा। तो हम 0 पे क्या करेंगे, अलग से वैल्यू डाल देंगे। तो 0 पे हम क्या डाल देंगे, 0। अब हमने इतना कर लिया है। इतना करने के बाद हमें ये वाला सीक्वेंस तो मिल गया है, 0 2 2 2 4 7 7। अगर आप चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं सारा कोड एक साथ ही रन करा के आपको दिखाऊंगा। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करा के आप इस चीज को प्रिंट करा के देख सकते हो। अब मुझे काउंट एरे पता है, अब मुझे क्या करना है, एक आउटपुट एरे बनानी होगी। ठीक है, तो आउटपुट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो -1 ले लेते हैं, और इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ नम्स। जो भी हमारा इनपुट एरे का लेंथ है वही हमारा आउटपुट एरे का लेंथ होगा। तो सबको -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ग्रेट। अब मुझे क्या करना है, हर एक वैल्यू पे जाना है नम्स के। तो पहली बार में 2 पे जाना है, 2 की करेक्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना है। अब देखिए यहाँ से ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम हर एक नंबर पे जाएंगे, तो फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग विद 0 लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू पे भी इटरेट कर सकते हो, नो इश्यूज, बट मैं यहाँ पे इंडेक्स ले रहा हूँ क्योंकि अगला वाला जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उस पे यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग से करें तो बेहतर है, आप वैल्यू से भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे हम जो लाइन लिखने वाले हैं उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे समझना होगा। अब मुझे क्या करना है, इस नम्स ऑफ आई को आउटपुट एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखना है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसमें कहीं तो रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में इस वाली वैल्यू को तो रखना ही रखना है, ग्रेट। बट आउटपुट एरे में कहां पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट एरे में कहां पे रखना है। तो कहां पे रखना है ये कौन बताएगा, ये हमारा इंडेक्स बताएगा। कौन सा इंडेक्स, काउंट एरे वाला इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, काउंट एरे वाले में इस नम्स ऑफ आई को सर्च करेंगे। ठीक है, इस काउंट ऑफ एरे में इस नंबर को सर्च करेंगे। ठीक है, तो काउंट ऑफ एरे में अगर हम 2 को सर्च करें तो ये में ये वाली वैल्यू देगा, कौन सी, ये 2, और यही हमारा क्या है, इंडेक्स है इस वाली पोजीशन के लिए। तो क्या करेंगे, आउटपुट एरे का क्या इंडेक्स होगा, यहाँ पे जो काउंट एरे ऑफ नम्स ऑफ आई मिलने वाला है, तो इस वाले इंडेक्स पे हम क्या करने वाले हैं, ये सेम वैल्यू रखने वाले हैं। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट एक बार आप ड्राई रन करके देखो, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हम सेम चीज कर रहे हैं, बट लिखने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया आउटपुट एरे में इसकी करेक्ट पोजीशन पे, अब मुझे क्या करना है, इस काउंट एरे में अपडेट भी तो करना है। अब काउंट एरे जो हमारा नम्स ऑफ आई है, इसके इंडेक्स को क्या कर देंगे, हम एक बढ़ा देंगे, तो कर देंगे प्लस इक्वल्स टू 1। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू का मतलब है कि जो भी लेफ्ट में है काउंट एरे ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू काउंट एरे ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस राइट साइड वाला, इसका ये सिंपल सा मीनिंग है। तो यही 2 लाइन है जो हमें एक्चुअल नंबर को इस आउटपुट एरे में फीड कराएगा। ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगली बार फिर इंडेक्स एफ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें अगला वाला इंडेक्स देगा। तो सेम लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हमारा एक आउटपुट एरे है, यहाँ पे हम करेंगे काउंट एरे से निकालेंगे नम्स ऑफ आई, और यहाँ पे हम रखने क्या वाले हैं, दिस एक्चुअल नम्स ऑफ आई। अब यहाँ पे मैं जो नम्स ऑफ आई लिख रहा हूँ, अगर आप वैल्यू से इटरेट करोगे तो वैल्यू से इटरेट करते वक्त आपको नम्स ऑफ आई लिखने की जरूरत नहीं, जो भी वेरिएबल आप दोगे वो डायरेक्टली लिख सकते हो। एंड इस सेम लाइन को हमें क्या करना है, फिर से लिखना है,
क्योंकि इसी को इंक्रीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू 1। इतना सिंपल सा करने के बाद अब हमें आउटपुट एरे में वो डेटा मिल चुका है जो सॉर्टेड है। तो एक्चुअली मुझे इस फंक्शन से क्या करना है, रिटर्न कर देना है इस आउटपुट नाम के वेरिएबल को। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमने सिंपल स्टेप फॉलो किए हैं वो सारे सिंपल स्टेप हमने यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं। पहले लार्जेस्ट निकालना है, काउंट एरे इनिशियलाइज करना है 0 से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है, प्रीफिक्स सम निकालना है, शिफ्टिंग करनी है, एंड देन एक्चुअल आउटपुट में उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखना है। तो सारा कुछ कर दिया। अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो रन कराने के लिए यहाँ पे प्ले बटन है, यू कैन रन इट। अब अगर आप देखो तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। नंबर्स आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही है जितना हमारा इनपुट एरे में था, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है। तो यहाँ पे जो नम्स का साइज है, यहाँ पे साइज हम ले लेते हैं n है। तो n के टर्म में हमें बताना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है। तो टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे ये मैक्सिमम निकालने के लिए कितना टाइम लेगा, n टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा हुआ है लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए वर्स्ट केस में बिग ऑफ n टाइम लगता है। अब अगर लार्जेस्ट प्लस 1 एलिमेंट इनिशियलाइज करने हैं तो मान लेते हैं कि लार्जेस्ट, इस लार्जेस्ट को मान लेते हैं k, ठीक है। तो ये हमारा k टाइम लेगा इनिशियलाइज होने में। फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लूप कितनी बार चलेगा, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नम्स में होंगे। तो नम्स में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो ये भी n टाइम लेगा। प्रीफिक्स सम भी हमारा n-1 टाइम लेगा। शिफ्टिंग करनी है तो ये भी n-1 टाइम लेगा, ये हमारा 1 टाइम लेगा, और ये भी हमारा एक तरीके से बात करो तो n टाइम लेगा, ये लूप भी हमारा n टाइम लेगा। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल बात करोगे टाइम की, तो टाइम यहाँ पे होने वाला है ये कुछ आएगा n प्लस k के टर्म में। तो जो टाइम आता है वो बिग ऑफ n प्लस k आएगा इस केस में, क्योंकि k भी हमें नहीं पता है कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है बहुत बड़ी वैल्यू हो सकता है बहुत छोटी वैल्यू हो। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। तो जब भी किसी पे डिपेंडेंट होगा तो हम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को उसी के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो बिग ऑफ n प्लस k आएगा। सिमिलर अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में भी सिंपल सा फंडा है, k स्पेस हमारा लेगा ये काउंट एरे, और आउटपुट एरे हमारा क्या लेगा, n स्पेस। ओवरऑल जो स्पेस होने वाला है वो बिग ऑफ n प्लस k होने वाला है। तो वर्स्ट केस में अगर हम बात करें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बिग ऑफ n प्लस k होने वाली है। k भी हमारा वेरिएबल है, n भी हमारा वेरिएबल है। तो ये लीनियर टाइम में ऑब्वियस सी बात है। बट अगर k की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, लेट्स से 1 मिलियन, तो यहाँ पे ये जो टाइम लगने वाला है n प्लस k, ये वैसे ही बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो इसीलिए ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ये किसी स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही अप्लाई होगी। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या रहने वाली है, लेट्स से हमारे पास 1 मिलियन डेटा है, ठीक है। कितना है, 1 मिलियन डेटा है, और इसमें जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं 1 से लेके 1000 के बीच में। तो अगर 1 से लेके 1000 के बीच में है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1000। तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में काउंटिंग शॉर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पता है जो इसके लिए मुझे एरे इनिशियलाइज करनी है, काउंट एरे, वो 1000 ही करनी है, क्योंकि इसी में नंबर्स है यही रिपीट करने वाले हैं। लेकिन अगर यही 1 मिलियन डेटा है और उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 1 बिलियन है, तो स्पेस कितना लगेगा, 1 बिलियन लगेगा। तो वहां पे ये चीज हम अप्लाई नहीं करेंगे। वहां पे अगर हम नॉर्मल सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं बिग ऑफ n स्क्वायर वाला भी, तो भी 1 बिलियन नहीं जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा इनपुट कैसा है, उस हिसाब से हम डिफाइन करने वाले हैं कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो काउंटिंग शॉर्ट हम तभी अप्लाई करेंगे जब जो नंबर का रेंज है वो लिमिटेड है, यानी कि बहुत छोटा है, साइज उसकी बहुत बड़ी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, बट जो रेंज है नंबर्स का वो लिमिटेड है, ठीक है, 1000 है, 10,000 है। तो उस केस में हम काउंटिंग शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो उम्मीद है सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप वीडियोस ही देखो, आप आर्टिकल से भी अगर समझ पा रहे हो चीज़ों को तो आर्टिकल भी पढ़ो, उस सोल्यूशन से क्या इंट्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम दिखी तो मैं किस तरीके से उस डायरेक्शन में सोच पाऊंगा। कभी कभी होता है कि हम गलत डायरेक्शन में सोचते हैं, फिर हम प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। सबके साथ होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अच्छे से अच्छे लोग हैं कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस डायरेक्शन में अप्रोच करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो वो टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ आएगा, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम लीजिए, ढेरों पैटर्न पढ़ने वाले हैं। एक बार आप सारे पैटर्न से फेमिलियर हो जाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे सोचना किस डायरेक्शन में है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।